हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है और दोस्तों आपका एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीबीटी एग्ज़ाम आपके लिए वीडियो बेस्ड होने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपका जो है बेस्ड होने वाला है और ये दोस्तों चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर से आपका ये आया हुआ है और ये दोस्तों आपका थ्योरी है। ये आपका डीसी मोटर से थ्योरी है। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये दोस्तों आपके लिए दोस्तों बेस्ट होने वाले हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, ITI वस्तुनिष्ठ सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन है। और ये इलेक्ट्रीशियन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, दोस्तों आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। दोस्तों आपका BHEL का भी वैकेंसियाँ आ गई हैं, लगभग कल तक हो सकते हैं आ जाएं। और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से दोस्तों आपका रेलवे टेक्नीशियन है और RRB जो है टेक्नीशियन का भी आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बेस्ट होने वाले हैं। इसरो का हुआ, DRDO का हुआ, ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन से। और दोस्तों आपका चैप्टर 8 का डीसी मोटर है। चैप्टर 8 का यहाँ पर थ्योरी है, डिटेल में है दोस्तों। ये डीसी मोटर से है। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, आइए देखिए मोटर के बारे में देखेंगे। डीसी मोटर में मोटर के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये मोटर क्या होता है? ये मोटर दोस्तों वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। दोस्तों मोटर की क्या कार्य है? यहाँ पर जो डीसी मोटर है, जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन है, मोटर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं? मोटर में डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पर दोस्तों डीसी सप्लाई से जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली जो मशीन है डीसी मोटर, तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली जो मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों डीसी मोटर। यहाँ पर डीसी मोटर के बारे में देखते हैं। जो डीसी मोटर क्या कह रहा है, पॉइंटें क्या कह रही हैं, किसमें क्या क्या होती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव, डीसी मोटर क्या करता है? यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या होता है? उस पर एक घुमाव बल टार्क करता है, मतलब टार्क कार्य करता है, घुमाव बल कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों? डीसी मोटर में डीसी मोटर तथा डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर, यहाँ पर दो हैं। डीसी मोटर भी है और डीसी जनरेटर की जो बनावट समान होती है, किंतु जो फ्रेम की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती हैं जनरेटर और मोटर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें दोस्तों? डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा है ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बायां हस्त के नियम का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, जब डीसी मोटर की जो घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बायां हस्त का नियम का प्रयोग करते हैं। आपका फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। इस पॉइंट में फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम क्या कर रहा है? इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की जो प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे को जो परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाएं कि पहली जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की जो दूसरी उंगली है चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करे, तो क्या अंगूठा चालक की घुमाव दिशा को इंगित करेगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है। अब आइए दोस्तों, डीसी मोटर के मुख्य भाग। डीसी मोटर के मुख्य भाग में क्या कर रहा है? बॉडी, पहला बॉडी है। बॉडी में क्या बोल रहा है? मशीन के बाएं भाग को बॉडी या योक कहते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? इसका जो मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों की रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान करना है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती हैं। ये मोटर की जो बॉडी है इसका कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। और दूसरा ये फील्ड पोल है। फील्ड पोल इसका जो मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापना करना होता है। जो इसका कार्य है फील्ड पोल की, इसका जो मुख्य कार्य है चुंबकीय क्षेत्र स्थापना करना होता है। आपका नेक्स्ट है, और इसमें और दोस्तों फील्ड पोल में
ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये बॉडी में बॉडी में अंदर की तरफ ये स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। ये बॉडी में अंदर जो फील्ड पोल हैं ये बॉडी के अंदर की तरफ स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो न्यूनतम संख्या तथा अधिकतम संख्या सामान्यतः 8 होती है। न्यूनतम 2 होती है फील्ड पोल की और अधिकतम जो संख्याएं होती हैं ये 8 होती हैं। पोल्स की संख्या, फील्ड पोल की संख्याएं न्यूनतम 2 होती हैं, नोट करेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिकतम जो सामान्यता होती हैं 8 होती हैं। अब आइए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं, आर्मेचर। आर्मेचर क्या कह रहा है, आर्मेचर यह कह रहा है यह मोटर का घूमने वाला भाग जो रोटर है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि उसमें हिस्टैरिसीस जो क्षति और भंवर धारा ईडी जो करंट है क्षति कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्मेचर में जो लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर तथा वेव वाइंडिंग में 2 होती हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ये स्लॉट है और यहाँ पर आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर है आपका, ये लेमिनेटेड कोर है, यहाँ पर ये स्लॉट है। और यहाँ पर देखिए, आइए दोस्तों, दिक् परिवर्तक कम्यूलेटर जिसे बोलते हैं, दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूलेटर दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूलेटर। यहाँ पर आइए दोस्तों ये देखते हैं कम्यूलेटर क्या कर रहा है, इसमें क्या पॉइंट दिए गए हैं। यह हार्ड ड्रॉन मतलब दोस्तों ये हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों के बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। कम्यूलेटर को हार्ड ड्रॉन तांबे की जो मोटी पत्तियां होती हैं बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह आर्मेचर के साथ सॉफ्ट पर लगा होता है। आर्मेचर के साथ जो सॉफ्ट पर लगा रहता है, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर जिसे बोलते हैं। आपका नेक्स्ट है, अब आइए दोस्तों इस यहाँ पर देखते हैं ब्रश। ब्रश का क्या कार्य है, यह कार्बन का बना होता है ब्रश। और नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रश के द्वारा ही करंट ब्रश के द्वारा ही जो क्या होता है करंट मोटर को दिया जाता है। ब्रश के द्वारा मोटर को करंट दिया जाता है, करंट मोटर को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है, प्ले लिस्ट में भी पड़े हुए हैं क्वेश्चन, और आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन है, चैप्टर बाय चैप्टर आपकी थ्योरी है। दोस्तों आपका ये बेसिक थ्योरी है। बेसिक थ्योरी का मतलब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन ना आने पाए, यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा रहा है आपके लिए दोस्तों, दिया जा रहा है आपको। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये पॉइंटें क्या कर रहे हैं, हेडिंग है आपका, इसमें हो रहा है क्या, विरोधी जो विद्युत वाहक बल क्या होता है, बैक ईएमएफ, जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, बैक ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसमें क्या हो रहे हैं आपको ये बताना है। फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार मोटर के आर्मेचर में जो फील्ड पोल्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसे विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये क्या कह रहा है कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं, इनके अनुसार मोटर के जो आर्मेचर फील्ड पोल्स हैं द्वारा क्या हो रहा है, फील्ड पोल्स के द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स के कारण एक क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, प्रेरित हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, जिसे विरोधी ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसे काउंटर विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। बैक ईएमएफ को काउंटर विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो बैक ईएमएफ आरोपित विद्युत वाहक बल का
विरोध करता है। मतलब दोस्तों बैक ईएमएफ जो आरोपित विद्युत वाहक बल है इसका विरोध करता है बैक ईएमएफ। और नेक्स्ट पॉइंट, बैक ईएमएफ की जो दिशा है फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। नोट कर लेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा था, जो मोटर है वो बाएं हस्त के नियम पर कार्य कर रही है और जो यहाँ पर बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने या दाएं हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। नोट कर लेंगे, किसमें, विरोधी विद्युत वाहक बल में किससे निकालते हैं, दाएं हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। क्या निकालते हैं, फ्लेमिंग के दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है और ये बैक ईएमएफ है। नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, अब आइए इस पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों, बैक ईएमएफ का जो मान सदैव क्या होता है, आरोपित ईएमएफ से कम होता है। जो आरोपित होती हैं ईएमएफ उससे कम होता है बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ में इसे ईबी से सूचित करते हैं, ई का पावर बी, स्मॉल बी से सूचित करते हैं बैक ईएमएफ, जिसे बी से बैक होता है, ई से ईएमएफ। इससे आपको पहचानने में आसानी होगा कि ये बैक ईएमएफ का प्रतीक है और ये बैक ईएमएफ के बारे में कह रहा है, बोल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ नहीं होने पर मोटर गति नहीं करेगा। डीसी मोटर में क्या होगा, जब बैक ईएमएफ नहीं होगा तो इसमें मोटर की गति नहीं करेगा। मोटर क्या होगा, गति नहीं करेगी, स्पीड नहीं होगी, गति नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैक ईएमएफ ज्ञात करने का व्यंजक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के दिशा को ज्ञात करने के लिए बैक ईएमएफ की यहाँ पर आपका आया हुआ है सूत्र, EB इक्वल टू 5Z.N/60 गुणे P/A। आपका ये आपका रहा बैक ईएमएफ ज्ञात करने का व्यंजक। और जहाँ फाई क्या कह रहा है कि प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, जो प्रति पोल है चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है। और जेड क्या कह रहा है, आर्मेचर चालकों की संख्या है। और एन आर्मेचर की घूर्णन की गति आरपीएम में है, आरपीएम में। आपका नेक्स्ट है, अब आइए पी पोल्स की संख्या है, ए आर्मेचर बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ था, वहाँ पर एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं या न चैनल में होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक ये हुआ था को आपका वो ये क्या कह रहा था को डीसी से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, डीसी से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। वहाँ आपका जो ए है आर्मेचर बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या थी, वहाँ पर एम्पियर नहीं था, उसको नोट कर लेंगे जाके। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोटर स्टार्टिंग के समय क्या कर रहा है, उच्च धारा लेती है। मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि उस समय ईबी का जो बैक ईएमएफ है का मान शून्य होता है। मोटर स्टार्टिंग के समय उच्च धारा लेती है क्योंकि इसमें जो उस समय ईबी का जो मान शून्य होता है, ईबी का मतलब ईएमएफ, बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है, इसलिए इसमें उच्च धारा लेगी मोटर स्टार्टिंग के समय। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, आरोपित विद्युत वाहक बल V और जो बैक ईएमएफ में निम्न संबंध होता है, क्या होता है, EB इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA, जहाँ IA आर्मेचर धारा एम्पियर में है और RA क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध ओम में है। आपका नेक्स्ट है आर्मेचर टार्क। मतलब दोस्तों आर्मेचर टार्क यहाँ पर टार्क आपकी गति से है। और आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, इसे TA से निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसको, आर्मेचर टार्क को TA से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। यह प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स तथा आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। ठीक है, आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। प्रतिपोल पर चुंबकीय फ्लक्स और आपका आर्मेचर करंट, ये दोनों पर निर्भर करता है आर्मेचर टार्क। और आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हेडिंग है और क्या कह रहा है, डीसी मोटर की जो गति है, स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें क्या होता है, डीसी जो मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती तथा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट कर लेंगे दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। डीसी मोटर की बैक ईएमएफ जो ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती और फ्लक्स के क्या, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसमें आपका सूत्र भी निर्धारित किया गया है,
डीसी मोटर में गति से सूत्र आया हुआ है। यहाँ पर n प्रोपोर्शनल टू v माइनस आई ए इंटू आर ए बाई फाई है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका फार्मूला बना हुआ है n इक्वल टू, यहाँ पर फाई को हटा के क्या सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू को हटा के n इक्वल टू क्या कर दिया गया है, v माइनस आई ए आर ए के बाई फाई, ये भी होता है आपका सूत्र। आपका इस पे लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, इस सूत्र पर रखकर क्वेश्चन डीसी मोटर की गति को निकाल सकते हैं। और आपका दूसरा जो यहाँ पर बैक ईएमएफ से जो फार्मूला दिया गया है उसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर डीसी मोटर की गति कैसे निकालते हैं बैक ईएमएफ से, तो यहाँ पर ये आपका ये सूत्र काम करने वाले हैं दोनों। आपका नेक्स्ट है, जहाँ यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जहाँ एन आर्मेचर की घूर्णन गति आरपीएम में है और वी आरओपीटीएमएफ वोल्ट में है, और आई ए क्या है, आर्मेचर धारा एम्पियर में है, आर ए आर्मेचर प्रतिरोध ओम में है, और जो फाई है फ्लक्स वेबर में है आपका, जेड आर्मेचर चालकों की संख्या है, पी पोल्स की संख्या है, ए आर्मेचर में जो समानांतर पथों की संख्या है, और जहाँ के इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इससे भी निकाल सकते हैं, के इक्वल टू जेड पी बाई क्या है 60 ए है, जो ए यहाँ पर क्या बताया गया है, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या है ए इसमें, इस सूत्र में आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं डीसी मोटर का वर्गीकरण किस किस टाइप के हुए हैं, वर्गीकरण क्या क्या कह रहा है आपका। डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, नोट करेंगे। डीसी मोटर आपका यह 3 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, सीरीज मोटर, दूसरा शंट मोटर, तीसरा कंपाउंड मोटर। और सीरीज मोटर में देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहे हैं। सीरीज मोटर में इसमें फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। इसमें फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। और आइए अब आपका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये फिगर बनाया गया है डीसी, और ये आर्मेचर है। यहाँ पर आइए नेक्स्ट पॉइंट, प्रायः श्रेणी मोटर में जो आर्मेचर कॉइल है कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जुड़ा रहता है। श्रेणी मोटर में जो आर्मेचर कॉइल है कम्यूटेटर प्रेरक के द्वारा जुड़ा रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो फील्ड बाइंडिंग मोटे तार और कम लपेटों वाली बनाई जाती है। नोट कर लेंगे, जो आपका ये रहा सीरीज मोटर में क्या होता है, इसकी जो फील्ड बाइंडिंग मोटर है इसमें मोटे तार का होता है और कम लपेट वाली बनाई जाती है सीरीज मोटर में। आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, ये इसमें क्या है, इसमें टार्किंग जो टार्क है फुल लोड टार्क पर, इसमें जो टार्किंग टार्क फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होता है, फुल लोड टार्क का 5 गुना होता है। इसलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी जो भयानक गति के कारण इसकी जो बाइंडिंग है उखड़ सकती है। समझ गए दोस्तों। सीरीज मोटर पहला आपका चल रहा है। सीरीज मोटर में क्या हो रहा है, इस पॉइंट को फिर से देखिए। इसमें जो स्टार्टिंग टार्क है फुल लोड टार्क का 5 गुना, फुल लोड टार्क का 5 गुना तक होता है। फुल लोड जो होती है, फुल लोड देने के बाद उसको स्टार्ट करते हैं तो उसकी ये 5 गुना है सीरीज मोटर में। इसलिए इसमें कभी भी जो लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी जो भयानक गति कारण इसकी जो बाइंडिंग है उखड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो उपयोग रेल इंजन, नोट करेंगे इसका सीरीज मोटर का कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है। इसका उपयोग रेल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन, कार इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी कार्यरत जो डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग अचानक क्या हो रहा है, यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड बाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। नोट करेंगे दोस्तों, जो डीसी सीरीज मोटर है इसमें जो फील्ड बाइंडिंग अचानक जब ओपन हो जाएगी तो ये मोटर रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टार्क बढ़ता है। सीरीज मोटर में लोड बढ़ जाने पे दोस्तों इसकी जो टार्क होती है, गति होती है, बढ़ जाएगी। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है। सीरीज मोटर में कम लोड पर इसकी जो गति होती है उच्च होती है।
और नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है। नोट कर लेंगे दोस्तों, नोट कर लेंगे इसको। अब आइए दोस्तों शंट मोटर, दूसरा आपका शंट मोटर है। यहाँ पर शंट फील्ड है, शंट बाउंड कम्यूटेटर है आपका, और यहाँ पर लोड दिया गया है, और आपका ये रहा आर्मेचर। दोस्तों यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है आर्मेचर हो, देख लीजिएगा। शंट मोटर, जो शंट मोटर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फिगर को देखने के कह रहे हैं, और तो मान लीजिए हम बता दे रहे हैं क्या हो रहा है। शंट मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई, आर्मेचर ही है दोस्तों, स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित रहती है। शंट मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग है आर्मेचर तथा जो सप्लाई स्रोत के, यहाँ पर सप्लाई हो रही है ना दोस्तों, सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में, समानांतर में जुड़ा हुआ है आपका, समानांतर में संयोजित रहती है। और इसकी जो फील्ड बाइंडिंग पतले तार और तथा अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। कौन सी? शंट मोटर को। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या हो रही है। इसका जो स्टार्टिंग टार्क है फुल लोड टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। जो फील्ड फ्लक्स है इसका मान लगभग स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे स्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है। स्थिर गति, शंट मोटर को स्थिर गति वाली भी मोटर कहा जाता है, क्योंकि लोड के बढ़ने पर इसकी गति बहुत ही कम परिवर्तन होता है। लोड पर, इसमें जो लोड है इसकी, जब लोड बढ़ने पर इसकी जो गति है बहुत कम परिवर्तित होता है शंट फील्ड का, शंट मोटर का। और इसका जो उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी जो फील्ड बाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। फील्ड बाइंडिंग जब ओपन होगी दोस्तों तो इसकी जो मोटर है ये रुक जाएगी, शंट मोटर। इस मोटर में लोड टार्क अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मोटर में टार्क वृद्ध गति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होता है। आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्या कर रहा है? इसमें दो प्रकार की फील्ड बाइंडिंग अर्थात सीरीज और शंट प्रयोग की जाती हैं। ये दोस्तों चैप्टर आपका जो ये थ्योरी आया हुआ है ना आपका, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। और आपका इसके बाद क्वेश्चन आएगा चैप्टर 8 का, डीसी मोटर का। और इसमें आपका, इसमें दो प्रकार की फील्ड बाइंडिंग अर्थात क्या होता है, सीरीज और शंट प्रयोग की जाती हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड मोटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में, कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव जो है, कंपाउंड मोटर क्या है? ये कम्युलेटिव कहलाएगा। और जब सीरीज और शंट फील्ड बाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। कंपाउंड मोटर कम्युलेटिव कहलाएगा, ठीक है। कंपाउंड मोटर जब सीरीज और शंट फील्ड बाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। आपका यहाँ पर फिगर है, ये रहा आर्मेचर, और यहाँ पर शंट फील्ड है। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आइए देखते हैं, उसको फिगर को देख लीजिएगा। और यहाँ कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ने से गति घटती है। लोड जब बढ़ जाएगी तो इसकी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, पहले का कम्युलेटिव कंपाउंड है, तो आपका इसमें क्या हो रहा है? कम्युलेटिव कंपाउंड में इसमें जो लोड बढ़ने पर इसकी जो गति है वो घटती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति लोड बढ़ने पर जो सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टार्क सीरीज मोटर से कम लेकिन शंट मोटर से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर का प्रयोग प्रेस, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है। कहाँ कहाँ? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रेस में, रोलिंग मशीन, लिफ्ट, कंप्रेसर, एलिवेटर इत्यादि में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा की वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है? गति में भी वृद्धि होती है।
डिफरेंशियल कंपाउंड। अब नोट करेंगे दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यहाँ तक आपका हो गया। अब आइए यहाँ पर जो बी वाला डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है इसको देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दूसरा वाला। यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड धारा क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि हो रही है, तो इसके साथ साथ गति में भी वृद्धि हो रही है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। अब आइए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग और किसमें, साइड बूस्टर, पंचिंग मशीन इत्यादि में किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। ओके, आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी मोटर की क्षतियाँ क्या कह रही हैं। डीसी लॉसेस इन डीसी मोटर, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। पहला ताम्र क्षति है, दूसरा लौह क्षति, तीसरा यांत्रिक क्षति। ताम्र क्षति को पहले देखेंगे, जिसे कॉपर लॉस कहते हैं। कॉपर लॉस में यह वैद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध एवं ब्रशेज के संपर्क प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। ठीक है, मतलब दोस्तों यह वैद्युत शक्ति जो ताम्र क्षति है, यह वैद्युत शक्ति की वह क्षति है जो आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध एवं जो ब्रशेज हैं उसके जो ब्रशेज हैं इसके संपर्क जो प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। ओके, इसकी जो गणना I2R से किया जाता है, जहां I क्या है, चालक से प्रवाहित धारा और R उसका प्रतिरोध है। नेक्स्ट, इसका जो मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसका जो मान लोड परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट है, अब आइए दूसरा आपका लौह क्षति है। लौह क्षति में जिसे आयरन लॉस कहते हैं। आयरन लॉस में क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉइंटें दी गई हैं। आर्मेचर तथा जो फील्ड क्रोडों में होने वाली जो वैद्युत शक्ति की क्षति है, लौह क्षति कहलाती है। किसमें किसमें, आर्मेचर और फील्ड में। जब क्रोडों में होने वाली जो क्षति होती है ये वैद्युत शक्ति की क्षति है, इसे लौह क्षति भी कहते हैं। आर्मेचर फील्ड में होती है लौह क्षति। ठीक है, और यह 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, हिस्टैरिसीस क्षति और हाँ दोस्तों, ये हिस्टैरिसीस क्षति है और ये ईडी धारा क्षति है आपका। और आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं लॉस WH आपका हिस्टैरिसीस जो क्षति है, हिस्टैरिसीस क्षति WH इक्वल टू ये ईटा पॉइंट आपका BM 1.6 पॉइंट FV है आपका लौह क्षति में। और जहाँ ईटा जो है हिस्टैरिसीस गुणांक है ईटा, और BM इक्वल टू अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, और जो ये F है फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। V कोर का आयतन m क्यूब में है, m क्यूब में। अब आइए दोस्तों ED धारा क्षति में जो करंट लॉस है WE इक्वल टू BM स्क्वायर पॉइंट F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। इसमें आपका ED लॉस, ED धारा या ED करंट लॉस है। और आपका लौह क्षति कंप्लीट है। और अब ये यहाँ पर देखते हैं और क्या होता है ED में, जहाँ BM इक्वल टू क्या, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, यह फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, T लेमिनेटेड की मोटाई mm में है, और हिस्टैरिसीस क्षति तापमान पर निर्भर नहीं करता। नोट करेंगे, हिस्टैरिसीस से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हिस्टैरिसीस क्षति तापमान पर निर्भर नहीं करता। और नेक्स्ट है, हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए कम हिस्टैरिसीस गुणांक का पदार्थ या सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जो एडी धारा क्षति को कम करने के लिए क्रोड को लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आइए दोस्तों यांत्रिक क्षति देखते हैं। यांत्रिक क्षति में क्या होता है, ये मैकेनिकल लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस होता है यांत्रिक क्षति। इसमें क्या होता है, आर्मेचर में जो वायु घर्षण से, जो बियरिंग के घर्षण से और ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली जो क्षति है, यांत्रिक क्षति कहलाती है। ओके, यांत्रिक क्षति में कौन कौन से घर्षण हो रहे हैं, वायु के घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से, ब्रशों के कम्यूटेटर के घर्षण से जो क्षति हो रही है क्या है, यांत्रिक क्षति कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, उपरोक्त कुल जो क्षतियों को इस प्रकार दर्शाया गया। ठीक है, पहला क्या दर्शाया गया है, यहाँ स्ट्रेच क्षति इक्वल टू क्या हो रहा है, स्ट्रेच क्षति में लौह क्षति, इसके बाद यांत्रिक क्षति हो रहा है, तो ये स्ट्रेच क्षति हो रहा है। और नियत क्षति में क्या क्या हो रहे हैं,
नियत क्षति कब हो रहा है, लौ क्षति हो रहा है, यांत्रिक क्षति हो रहा है, प्लस शंट फील्ड क्षति हो रहा है, तो ये नियत क्षति हो रहा है। अस्थिर क्षति है, अस्थिर क्षति में क्या हो रहा है, आर्मेचर क्षति है प्लस जो सीरीज फील्ड क्षति है, आर्मेचर क्षति सीरीज फील्ड क्षति के कारण अस्थिर क्षति हो रहा है आपका, अतः कुल क्षति इक्वल टू नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति। ओके, आपका नेक्स्ट है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो डीसी मोटर की दक्षता है, डीसी मोटर की दक्षता देखते हैं। पहला क्या कह रहा है डीसी मोटर की दक्षता में, यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट यांत्रिक शक्ति बाय उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणे 100%। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर यांत्रिक क्षति है, अब यहाँ पर वैद्युत दक्षता आ रहा है, सॉरी दोस्तों यांत्रिक दक्षता है, अब यहाँ पर वैद्युत दक्षता आ रहा है। उत्पन्न यांत्रिक शक्ति हो रही है, ये इसका थोड़ा सा क्या है, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति है और नीचे क्या हो रहा है, इनपुट वैद्युत शक्ति हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका वैद्युत दक्षता होगी। यहाँ पर इनपुट वैद्युत शक्ति हो रही है और गुणे 100%, और व्यावसायिक जो दक्षता है आपका आउटपुट यांत्रिक हो रहा है, यांत्रिक शक्ति फिर क्या हो रहा है, इनपुट वैद्युत शक्ति गुणे 100%। अब दक्षताओं में संबंध क्या है, व्यावसायिक दक्षता इक्वल टू यांत्रिक दक्षता गुणे वैद्युत दक्षता। ओके, मोटर की जो अधिकतम दक्षता होगी, जब मोटर की अधिकतम दक्षता होगी जब ताम्र क्षति स्थिरांक क्षति के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यह डीसी मोटर की जो अवस्था को क्या कर रहे हैं, डीसी मोटर की अवस्था को ज्यों का त्यों रखने पर दक्षता 50% से कम होती है। ठीक है, ठीक है, ओके। डीसी मोटर की अवस्था को ज्यों का त्यों रखने पर दक्षता 50% से कम होगी, डीसी मोटर की जब अवस्था ज्यों का त्यों रखने पर। ओके, आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या दिए गए हैं। यदि कुछ जो पृथक उत्तेजित डीसी मोटर में जो सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो जो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, किसी वैद्युत मोटर को जो नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में जो बिना परिवर्तन के उसके जो घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन परिवर्तित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो टार्क है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को जो स्टार्ट करने में अधिक कठिनाई होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। और जो डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध है, डीसी मोटर का जो स्टार्टिंग प्रतिरोध है 1 से 10 ओम होता है, नोट कर लेंगे 1 से 10 होता है। नेक्स्ट, बियरिंग को धोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है। अब आइए दोस्तों, कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CC4L4 का प्रयोग किया जाता है, और वैक्यूम क्लीनरों के लिए जो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। और डीसी मोटर में जो स्टार्टिंग के समय रिवर्स EMF 0 होता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की जो यांत्रिक कार्यक्षमता BHP गुणे 735.5 बाई EI में दी जाती है। ओके, AC जो ड्राइव की अपेक्षा जो डीसी ड्राइव बनाना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी प्रकार की जो मोटर मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। डीसी मोटर का जो ब्रेक स्टेट कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए करते हैं। जो डीसी मोटर का जो ब्रेक स्टेट है कम अश्व शक्ति वाले मोटरों के लिए करते हैं। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतम जो उपकरणों में डैम्पिंग भंवर धारा के लिए उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतर उपकरणों में जो डैम्पिंग धारा भंवर धारा के लिए अधिकतर जो उपकरणों में जो डैम्पिंग भंवर धारा के लिए उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आपका ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया आपका। दोस्तों आपका अब अगला जो वीडियो होगा आपका क्वेश्चन का होगा, और मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों आप हमारी चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।